हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 9th का सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि हमारे आसपास जो सभी चीज़ें जो हैं तो क्या वो प्योर हैं कि नहीं हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से ख़रीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध हैं। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध पदार्थ शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी क्या हैं? ये मिश्रण हैं। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिल करके बना होता है। यानी कि जो मिश्रण होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? शुद्ध तत्व या यौगिक से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले आपसे, सोडियम क्लोराइड को कैसे अलग किया जा सकता है, तो वाष्पीकरण के द्वारा इसे अलग किया जाता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक क्या होते हैं? समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण के प्रकार अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। जैसे क्रियाकलाप 2.1 में क्या दिया? कक्षा में आ, बा, सा और द समूहों में बांटे एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो। समूह आ को दें। समूह बा को एक बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दें। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक सोडियम क्लोराइड समूह सा और द को दें। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें, यानी कि अलग अलग मात्रा दें। फिर इसके बाद देखिए क्या है। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें जो अपन ये जैसे सोडियम क्लोराइड है, आपका नमक है और इसमें क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है और आपका ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। इनको जो है तो सब बीकर में डाल करके देखते हैं कि इसमें क्या होता है। मिलाकर मिश्रण तैयार करेंगे। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह आ और बा को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण बोलते हैं अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। जल में नमक और जल में चीनी, यानी कि जल में नमक घोल देते हैं तो समान रूप से घुल जाता है, जिससे क्या है उसके कण अलग अलग नहीं पता चलते हैं। इसी प्रकार चीनी भी। दोनों समूहों में प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह सा और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण। जैसे विषमांगी के आपको से एग्जाम्पल पूछे तो क्या है? सोडियम क्लोराइड और लोहे का छीलन जो है, नमक और सल्फर एवं जल और तेल, ये सब क्या है? विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं आपके।
फिर क्रियाकलाप 2.2 में देखिए कि आइए पुनः कक्षा को 4 समूह आ, बा, शा और दा में बांटें, यानी कि 4 वर्गों में से विभाजित कर देना है। इसके बाद प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूने में से एक दें। समूह आ को क्या दें? कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। समूह बा को 1 चम्मच क्या दें? कॉपर सल्फेट दें। समूह सा को क्या देना है? चाक का चूर्ण या गेहूं का आटा दें। समूह द को क्या देना है? कुछ दूध या स्याही की कुछ बूंदें दें। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसको सामने से देखें, यानी कि उसमें लाइट डालना है और देखना है। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है कि उसमें से प्रकाश सीधे गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा। अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है या नहीं? कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं। मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है, यानी कि जिसमें फिल्टर पेपर से छानेंगे उसमें देखेंगे कि उसके ऊपर जो कुछ जो अवक्षेप बचा है को सीधे विलयन के साथ घुल के और विलायक के साथ घुल के विलय जो है तो उसी में चला गया है। कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह आ और बा क्या है? एक विलयन पाते हैं। समूह सा एक क्या है? निलंबन पाता है। समूह दा एक कोलाइड विलयन पाता है। इस प्रकार से देखिए छानक पत्र है, ये शंकु है, इसमें जो है तो फिल्टर पेपर लगा के छानेंगे और छानक पत्र है, मुड़ा हुआ कटा हुआ छानक पत्र है। कांच की एक छड़ है इसमें से, जिसमें से जब डालेंगे विलयन को तो उसमें से वो करेंगे, हिलाएंगे। परख नली है, छाना हुआ क्या है? द्रव है। छानक पत्र के साथ संलग्न कीप में निथरा हुआ द्रव, और ये क्या है? कीप है। अब हम विलयनों और निलंबनों और कोलाइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। विलयन क्या है? अब मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3 चीज़ पढ़ेंगे इसमें से। देखिए निलंबन पढ़ेंगे, निलंबन क्या होता है आपका, कोलाइड क्या होता है और विलयन क्या होता है। इन तीनों चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। विलयन क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं 2.2 में। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण है। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से क्या होते हैं? वितरित होते हैं। फिर देखिए यहाँ पर इसे भी जाने क्या है, मिश्र धातुएं क्या हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% होता है, मिश्रण है। मतलब इसमें जो पीतल और जिंक का कितना भाग रहेगा? लगभग 30% रहेगा और कॉपर का कितना रहेगा? 70% रहेगा। किसी विलयन को 2 भागों में विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे क्या कहेंगे? विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, उसे क्या बोलते हैं? विलेय कहते हैं। कहने का मतलब जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, जैसे अपन वाटर लिए 1 गिलास तो क्या है? आपका विलायक है। और उसमें जो 1 चम्मच नमक डालते हैं या शुगर डालते हैं 1 चम्मच, फिर उसे वो क्या है? आपका विलेय है। जो कम मात्रा में होगा विलेय है, जो ज़्यादा मात्रा में होगा विलायक होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या है आपका, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल क्या है? विलायक है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन क्या कहलाएगा? आपका विलेय कहलाएगा और एल्कोहल क्या कहलाएगा? एल्कोहल जो है आपका विलायक होगा।
वातयुक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली रहती है, जो पेय पदार्थ रहते हैं, जो कोक है, सोडा वाटर है, ये सब चीज़ें, उसमें विलेय और जल विलायक है। जल जो उसमें रहेगा, पानी की मात्रा रहेगी, वो आपका क्या है, ज़्यादा मात्रा में जो है विलायक है, और जो गैस रहेगी उसमें क्या है, आपका विलेय है। वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है आपकी तो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा, और ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो क्या कहलाएगा, अविलेय कहलाएगा। वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। अब विलयन के गुण देखिए कि विलयन के क्या क्या गुण होते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको नोट करना है। जैसे विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि जब उसमें समान मात्रा में सभी कण अलग अलग नहीं दिखेंगे, बिल्कुल सेम मिल जाएंगे। जैसे एक गिलास पानी में नमक, एक दो मतलब एग्जाम्पल अपने घर में भी आप डाल करके देख सकते हैं हिला करके, कि उसमें क्या है कि सभी कण जो है पूर्ण रूप से विलय हो जाएंगे। फिर विलयन के कण का व्यास ये ध्यान में रखना है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁹ मीटर होता है। विलयन के कण में से भी छोटे होते हैं। जो विलयन के कण व्यास में कितना होता है, 1 नैनोमीटर में 10⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं। इसीलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। यानी कि जो विलयन होता है, यानी कि जिसमें विलेय और विलायक में विलेय जो मिला होता है, जो विलयन तैयार होता है, उसमें जो कण रहते हैं उसको अपन ऐसे आँखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वह उसके जो कण है इतने छोटे होते हैं कि उनको ऐसे आँखों से देखना पॉसिबल नहीं है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, और जो उसमें छोटे छोटे कण होते हैं और उसमें जो जैसे टार्च से प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा, उसमें जो लाइट जाएगी उसको क्या करेंगे, फैलेगी। मतलब वो एक सीधी रेखा में ना चल करके वो चारों तरफ बिखरे हुए ऐसे दिखेगा, प्रकाश फैलते नहीं है, प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। यानी कि जैसे जो टिंडल प्रभाव आपका है, उसमें क्या होता है, उसमें छोटे छोटे कण रहते हैं, उसमें जो लाइट आती है तो उसमें क्या छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। उसमें से क्या होता है, उसमें जो है तो प्रकाश जो है तो फैला हुआ ऐसे दिखाई देता है। और इसमें विलयन में प्रकाश का मार्ग क्या होगा, नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं तो इतने छोटे होते हैं कि उसको प्रकाश को फैलने का मौका ही नहीं देते। और जब प्रकाश किस में फैलता है, जिसमें छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे अपन जो टिंडल इफेक्ट पढ़ते हैं उसमें जो है तो दिखाया गया है। आपको इसमें यूनिट में होगा, सबसे लास्ट में होगा, अपन जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा क्या। फिर छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन क्या है, स्थायी है। यानी कि अब विलयन कैसे स्थायी है, जब इसके कण को अपन जैसे शांत जल छोड़ देंगे और उसमें जो है तो विलेय के कण बैठेंगे नहीं, उसमें पूर्ण रूप से घुल जाएंगे, तो इसके मतलब ये क्या है, स्थायी विलयन है। फिर विलयन की सांद्रता, आपका क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह आ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन हैं। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु या सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह आ द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु है। अब क्रियाकलाप 2.3 में देखिए क्या है, दो पृथक पृथक बीकर में 50 ml जल लें, एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर देंगे तो उसमें क्या होगा, विलेय की मात्रा और ज़्यादा उसमें घुल पाएगी। और अगर टेम्परेचर नहीं देंगे तो जितना जल की कैपेसिटी होगी उतना ही घुल पाएगा, और टेम्परेचर देने पर थोड़ी और ज़्यादा मात्रा में घुल पाएगा, जिस प्रकार से चीनी को घोलते हैं चाशनी बनाने के लिए। फिर क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं?
किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन बोलेंगे। यानी कि जितने जल की कैपेसिटी है उतना ही विलयन अगर मिलाने पर घुल गया है और फिर उससे ज़्यादा मात्रा में नहीं घुलेगा, उसमें नीचे बैठने लगेगा, तो फिर उसे क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन बोलेंगे। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यानी कि यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम संतृप्तता से, यानी कि कहने का मतलब यह है कि उसमें जो पूरी तरह से नहीं घुलेगा, उसे क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन बोलेंगे। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपरोक्त दिए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए कौन कौन सी विधियां। द्रव्यमान विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब आपका जो ये द्रव्यमान है इसे क्या निकालेंगे? इसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। फिर दूसरा क्या है? द्रव्यमान विलयन में आयतन प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। फिर तीसरा क्या है आपका? देखिए विलयन में आयतन प्रतिशत, यानी कि आप विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए, विलयन में आयतन प्रतिशत निकालिए, तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100 हो जाएगा। और आपका इसमें विलेय का द्रव्यमान जो है तो क्या है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 है। और जब द्रव्यमान विलयन आयतन निकालें, आयतन प्रतिशत, आयतन और द्रव्यमान, 3 चीज अपने को निकालना। जब आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो इसमें यह फार्मूला लगेगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100 लगेगा आपका आयतन प्रतिशत में। और देखिए यहाँ आयतन निकालने में क्या लगेगा आपका? आयतन प्रतिशत, विलयन में आयतन का आयतन प्रतिशत निकालने में विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100 लगेगा। यह 3 फार्मूला आप लोगों को नोट कर लेना है, 2 से 3 बार इसे पढ़ना है, जिससे आपको ये फार्मूला याद रहे। सवाल आएगा तो आप तुरंत इसे सॉल्व करेंगे। एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। अब इसमें बताया गया है कि विलायक आपके पास कितना है? 320 है, और आपके पास विलेय कितना है? 40 है। अब इसका जो है तो विलायक बनेगा तो क्या होगा? 320 में आप 40 को जोड़ देंगे तो उसका आपका क्या निकल आएगा? आपका विलायक निकल आएगा। विलयन कितना है आपका? 320 है, और विलायक कितना है जल में? 40 ग्राम है। अब विलेय पदार्थ का नमक कितना है? देखिए आपको 40 ग्राम दिया हुआ सवाल में, विलेय दिया हुआ, विलायक कितना दिया है? 320 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी कि आपका जो विलेय है और विलायक है दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 360 ग्राम हो जाएगा। अब इसका प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान लेंगे, तो आपका विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना हो गया? अब 360 हो गया, और आपका ये क्या हो गया? विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 कर देंगे। अब इसका आपका विलेय कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम, तो यहाँ विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक जो होता है टोटल विलेय प्लस विलयन का जो वो होता है वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। तो टोटल आपका 360 हो गया, इसलिए विलेय आपका 40 ग्राम है और विलायक जो आपका है 320 ग्राम है। ये दोनों जैसे प्लस हो गए तो इसको क्या हो? विलायक बन गया, तो ये विलयन बन गया, तो इस क्या हो गया? 360 हो गया। तो अब देखिए आपका विलयन के नीचे आ गया 360, ऊपर क्या हो गया? 40। एक 0 से एक 0 काट दीजिए आपका इंटू 100, तो कितना आ गया? 11.1% आ गया।
इसकी, क्योंकि इसका जो जब आप 36 का भाग देंगे 40 में तो जाएगा तो नहीं, 100 का 40 में करके आप कर दीजिए, नहीं तो 2 जीरो को 2 जीरो से काट दीजिए और इसके बाद इसका जो है तो इसमें से भाग दे दीजिए, बस आपका 11.1 आ जाएगा। अगर आपको सवाल नहीं समझ में आएगा तो हम इसे फिर सॉल्व करके भी बता देंगे। निलंबन क्या है, अब अपने को क्या पढ़ना है, निलंबन। क्रियाकलाप 2.2 में समूह सा के द्वारा पाया गया है बिस्मांगी घोल जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। यानी कि जो प्रक्षेपित हो जाता है, बिस्मांगी घोल जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है वह क्या कहलाएगा, निलंबन कहलाता है। निलंबन क्या है, एक बिस्मांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में क्या होते हैं, निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म देखिए क्या है, निलंबन के गुण जो है तो यह एक बिस्मांगी मिश्रण है, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। अब देखिए वहाँ विलयन में क्या था, वो समांगी मिश्रण था, उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता था क्योंकि उसका जो है तो कितना 10 की पावर 9 मीटर उसके जो है तो कण होते हैं, इसलिए ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे इसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। हाँ देखिए विलयन में क्या बोला था कि प्रकाश को नहीं फैलाते हैं क्योंकि उसके कण उसमें पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, तो प्रकाश को जब उसमें से प्रवेश करेंगे तो सीधे निकल जाएगा, अब उसको फैलाएगा नहीं। लेकिन निलंबन में जो कण अलग अलग जैसे उसमें घूमते रहेंगे कण तो क्या करेगा, प्रकाश को फैला देगा। यही दोनों में डिफरेंट है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर निलंबन में बैठ जाएंगे, जबकि आपको विलयन में जो है तो नीचे कण नहीं बैठेंगे शांत छोड़ने के बाद भी, क्योंकि वो पूर्ण रूप से घुल जाते हैं उसमें। अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है, यानी जब तक उसमें कण घूमते रहेंगे तभी तक उसमें निलंबन की प्रक्रिया होगी तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है, यानी कि फिर प्रकाश नहीं फैलेगा। अब अपन देखते हैं ये कोलाइड विलयन क्या होते हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह द में के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन के अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन बिस्मांगी मिश्रण है जैसे दूध। अब देखिए इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात है कि निलंबन और जो आपका ये कोलाइडल विलयन है क्या है, दिखेगा तो समांगी आपका कोलाइडल विलयन, लेकिन ये समांगी मिश्रण नहीं होगा, ये क्या होगा, बिस्मांगी मिश्रण होगा। लेकिन इसके कण जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि ये प्रकाश के कण को फैलाएगा भी नहीं, जबकि आपका निलंबन जो है तो क्या करता है, प्रकाश के कण को फैलाता है। उसी प्रकार से जैसे विलयन में भी प्रकाश के कण को नहीं फैलाता है, लेकिन आपका जो ये निलंबन है प्रकाश के कण को फैलाता है। फिर इसके बाद यहाँ देख लीजिए, इसके बाद अपन उसको बताते हैं। कोलाइड के कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से क्या करते हैं, फैला देते हैं। यानी कि जो प्रकाश की किरण कौन कौन फैला देता है, तो कोलाइड के कण भी फैला देते हैं गाइस, और आपका जो निलंबन है ये भी प्रकाश के कण को फैलाते हैं। अब सिर्फ विलयन एक ऐसा है जो प्रकाश के कण को नहीं फैलाता है क्योंकि वो समांगी मिश्रण है, और समांगी जैसे दिखता तो कोलाइड भी है, बट ये क्या है, बिस्मांगी का एग्जाम्पल है कोलाइड। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है, प्रकाश की किरण का फैलना क्या है, टिंडल प्रभाव है। जैसे पहले ही अपन बात कर रहे थे कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, जैसे अपन जो घर में एक प्रकाश की किरण आती रहती है तो कहीं से भी आप देखिए, जैसे जहाँ अंधेला रहता है प्रकाश की किरण आएगी तो उसमें क्या छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं प्रकाश के कण में, वही क्या है, आपका टिंडल प्रभाव है। टिंडल इफेक्ट कहा जाता है प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। इसमें देखिए टॉर्च है और इसमें क्या है आपका जो है, तो इसमें क्या है, विलायक डाला हुआ। कॉपर सल्फेट का विलयन क्या करता है, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। प्रकाश का मार्ग क्या होता है, इसमें से दृष्टिगोचर मतलब इसको फैलाता है, प्रकाश के मार्ग को दिखाता है। दूध तथा पानी का मिश्रण क्या करता है, टिंडल प्रभाव दिखाता है, लेकिन कॉपर सल्फेट विलयन का टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है।
अब इसमें से भी एक सवाल बन सकता है कि कॉपर सल्फेट जो है तो टिंडल प्रभाव दिखाता है कि नहीं दिखाता है, तो इसमें देखिए लिखा हो कि नहीं दर्शाता है। और आपका दूध दूध तथा पानी का मिश्रण क्या करता है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। अब जंगल में देखिए, जहाँ बहुत घना जंगल होगा वहाँ प्रकाश की किरण जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, वो कोलाइड के कणों के समान क्या करेगा, व्यवहार करेगा, जिससे क्या हो, प्रकाश फैलता हुआ दिखाई देगा और उसे क्या बोलेंगे, टिंडल प्रभाव बोलेंगे। फिर देखिए आपके पास ये कुछ कोलाइड के समान एग्जाम्पल है, क्या क्या है देखिए। द्रव है, ठोस है, गैस है, फिर द्रव है, ठोस है, गैस है, द्रव है, ठोस है। देखिए द्रव में क्या क्या होता है आपका, द्रव का जैसे आपका क्या है, परिक्षेपण माध्यम, प्रकार और एग्जाम्पल। द्रव में आपका क्या एग्जाम्पल में है, कोहरा, बादल, कुहासा हो गया, और इसमें क्या रहेगा, गैस रहेगा और एरोसोल रहेगा। तो आपके ठोस में क्या है, गैस, एरोसोल है, और इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है, धुआं है, स्वचालित वाहन का निथार। और इसमें गैस में क्या है, द्रव, फोम है, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, शेविंग क्रीम है। और द्रव में द्रव और इमल्सन क्या है, दूध, फेस क्रीम है, दूध और फेस क्रीम है। फिर आपका ठोस में क्या है, द्रव और सोल है, मैग्नीशियम, मिल्क या कीचड़, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वही, और कीचड़ आपका। गैस में क्या है, ठोस, फोम है, फोम, रबड़, स्पंज और प्यूमिस है। फिर द्रव में क्या है, ठोस, जल, जेली, पनीर, मक्खन है। ठोस में क्या है, ठोस और ठोस सॉल है जिसमें रंगीन रत्न, पत्थर, दुधिया, कांच है। फिर क्या हमारे आसपास के पदार्थ हैं, ये देखिए आपका जंगल में जो टिंडल प्रभाव दिखाया है उसका यहाँ पर पिक्चर दी हुई है। फिर कोलाइड के गुणधर्म क्या है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण विधि तकनीकी द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइडल विलयन प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या प्रक्षिप्त कण जो कोलाइडल के रूप में रहता है उसे क्या बोलेंगे, प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडल को प्रक्षेपण माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और प्रक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सरणी 2.1 में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवणांक तथा क्वथनांक इत्यादि को क्या बोलेंगे, भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा यह नया पदार्थ पाते हैं, यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन होगे उसमें चेंजेस हो जाएगा और उसमें क्या है, नया पदार्थ बन जाएगा। जैसे आपका दूध से दही बनना। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है।
मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? तो मोमबत्ती का जो जलना है आपको तो क्या हो जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी, और जो मोमबत्ती जो पिघल करके नीचे गिरती है वो क्या है, इसका भौतिक परिवर्तन है। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व क्या है, देखिए, रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। फ्रांस के रसायनज्ञ जो है तो एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने क्या किया, 1743 से 1794 में सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुण धर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। धातुएं जो है तो क्या अपने गुण धर्म के कारण जो है तो कौन सा धातु है, अधातु है, कौन सा उपधातु है, इसके बारे में बताते हैं, पता चलता है। फिर अब देखिए आगे क्या है, जैसे ये क्या है, धातुएं क्या होती हैं, ये चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। ये तन्य होती हैं और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघातवर्ध होती हैं, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती हैं। मतलब इसको पीटकर, जैसे आपकी जो उपधातु ये जो है कुछ आपका ये धातुएं जो हैं ये क्या होती हैं, आघातवर्ध होती हैं, मतलब इनको पीटकर चादर बनाया जा सकता है। लेकिन आपके जो ये हैं अधातुएं जो है तो इसे पीटकर चादर नहीं बनाया जा सकता है और इसमें ध्वनि नहीं आएगी। प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती हैं आपकी जो अधातुएं होती हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स या उपधातु कहा जाता है। जैसे आपका क्या है, बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम इत्यादि है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व क्या हैं, प्राकृतिक हैं, जबकि शेष क्या हैं, मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व क्या हैं, ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेती हैं, आपके गैलियम और सीजियम जो है। फिर यौगिक देखिए, आपका यौगिक क्या होता है, कंपाउंड क्या है। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं। क्रियाकलाप 2.4 में कक्षा को 2 समूहों में विभक्त करें और दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में दें। समूह फर्स्ट में लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। समूह सेकंड में लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। प्राप्त समूह फर्स्ट और सेकंड प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं और जांच करें कि क्या सामग्री
चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें कि उसमें कुछ उसके कलर में कोई चेंजेस आया है कि नहीं, और इसको गर्म करने पर तो उसका चुंबकीय गुण नष्ट ही हो जाता है चुंबक। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएं, मिश्रण अच्छी तरह से मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देशन आवश्यक है। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं। अवलोकनों को नोट करें। अब उत्तर दें, क्या दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है? किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम हैं? क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है, या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है? तो समूह फर्स्ट द्वारा प्राप्त गैस क्या है? हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है और इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में ना करें। समूह सेकंड द्वारा क्या होता है? प्राप्त गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड है और यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध कैसे है? सड़े हुए अंडे जैसी है। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे। समूह फर्स्ट की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ। समूह सेकंड की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह फर्स्ट द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर हैं। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह सेकंड द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है, यानी कि कंपाउंड है। अब देखिए मिश्रण और यौगिक में क्या डिफरेंट है आपका। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। मिश्रण और यौगिक जो है, यौगिक क्या है? तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। आपका जो इसका यौगिक का है तो इसका क्या संगठन? सदैव। नए पदार्थ जो बनेगा उसका जो संगठन क्या है? स्थायी होगा। और मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। और आपका ये यौगिक क्या है? नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। फिर आपका मिश्रण घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है मिश्रण को, और आपके यौगिक को घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। दोनों तत्वों की तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया कि जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। अब देखिए पदार्थ आपके कितने प्रकार के हैं इसमें देखिए। तो पदार्थ आपके ठोस, द्रव, गैस तीन प्रकार से होते हैं। फिर इसमें शुद्ध है। शुद्ध पदार्थ में क्या हो गया आपका? तत्व और यौगिक हो गया। और मिश्रण में क्या हो गया? दो प्रकार के मिश्रण हो गए, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण हो गए। तत्व आपका क्या है? सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते हैं तत्व को। और यौगिक क्या है? नियत संगठन रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक को तत्वों में विघटित किया जा सकता है। यौगिक को विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा या विद्युत रासायनिक, लेकिन आपके जो तत्व है इसे विभक्त नहीं किया जा। उदाहरण तत्व का उदाहरण क्या है आपका? देखिए कॉपर है, ऑक्सीजन है, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि, जिनमें मतलब तत्वों के जिसमें जो है तो सभी उसमें जो छोटे छोटे कण रहते हैं एक समान रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आपका मेटल बोलते हैं। फिर आपका देखिए यौगिक का एग्जाम्पल में क्या है? जल है, मीथेन है, चीनी है, नमक है आदि है। फिर आपका समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण देखिए। समान जिसके संगठन होंगे, जैसे आपका जल में नमक समांगी मिश्रण कहलाएंगे और विषमांगी में आपका कोलाइड हो गया और आपका वो निक्षेपण हो गया। तो ये दोनों क्या है आपका जो है तो विषमांगी के उदाहरण है। अब जैसे आपका समांगी मिश्रण में क्या है? जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर जल तथा एल्कोहल आदि है। फिर इसका क्या है आपका? असमान संगठन जिसका है बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि। ये क्या है? सब विषमांगी के उदाहरण हैं।
फिर हमने क्या सीखा, मतलब जो हमने पदार्थ पढ़ा, जो ये यूनिट पढ़ा, इनमें से क्या हमने सीखा, मतलब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में इसमें दिया हुआ है कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ तत्व तथा अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा अब जो छोटे रहेंगे उसे क्या बोलेंगे, विलेय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान अथवा क्या होता है, आयतन होता है। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है वे क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। हाँ निलंबन और आपका ये जो है कोलाइड है, ये जो क्या है, बिस्मांगी का उदाहरण है। निलंबन एक क्या है, बिस्मांगी मिश्रण होता है। कोलाइड एक बिस्मांगी मिश्रण है, लेकिन इसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता है, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलेय कणों को प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं और विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होता है। यौगिकों के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। गाइस अब इसके बाद आंसर क्वेश्चन है, सभी आंसर क्वेश्चन आपको सभी कंप्लीट करवाऊंगी। अभी फर्स्ट यूनिट का भी नहीं कराएं, फर्स्ट सेकंड का दोनों का एक साथ आंसर क्वेश्चन करा देंगे आप लोगों को। हमारी क्लास आपको कैसी लगी, आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच गाइज।